Hello everyone, my name is Shalini Sharma. Welcome back to my channel Learn with Shalini. So children, today we have to continue with the remaining part of chapter first of history, that is how, when and where. Let's start with the chapter. So children, in the last part of the video, we had discussed about the events that happened in the modern period in the world as well as in India, okay? And we had discussed about the establishment of British Empire in the India. Now हम पढ़ेंगे that कि किन किन सोर्सेज से, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, किन सोर्सेज से हमें मॉडर्न पीरियड जो है इंडिया का उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, हाउ कैन वी स्टडी द मॉडर्न पीरियड, हम कैसे हम स्टडी करते हैं या किन किन सोर्सेज से हमें मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट्स के बारे में पता चलता है. वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. हमें ऑलरेडी पता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं. ओके, the advantages of sources for the modern period are that they are found in abundance and are also well preserved. लेकिन जो हमारे modern period के जो sources है उनका ये advantage है कि ये abundance में, यानी कि in large quantity ये जो है हमें sources मिले हैं और ये well preserved हैं. ओके, ये ज़्यादा ruin नहीं हुए हैं, actual form में और you can say good form में, अच्छे तरीके से अच्छे form में ये हमें मिले हैं. ओके, सो ये एक advantages है modern period के sources of information का. Okay, now the sources for studying the modern period of Indian history are of two types. Okay, so modern history जो है इंडिया का जो modern period है उसको study करने के लिए sources जो हैं वो two types के हैं, primary sources and secondary sources. Okay, now primary sources. अब primary sources क्या होते हैं? These include archaeological sources, original documents, photographs, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स एंड द वीडियो टिप्स. यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो सोर्सेज, ये चीज़ें जो जिस फॉर्म में मिली हैं, ओके, जिस कंडीशन में मिली है, वही सारे जो क्या होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं. ठीक है, देन विल डिस्कस ईच ऑफ दीज सोर्सेज दैट आर मेंशन्ड हियर in brief. Okay, archaeological sources. अब archaeological sources क्या होता है? You know that objects from the past like coins, paintings and buildings that spread across the country such as India Gate, Parliament House, Rashtrapati Bhavan. You can see these pictures as well, like India Gate, then you have पार्लियामेंट हाउस, देन यू हैव राष्ट्रपति भवन. तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स जो है या कॉइन्स या पेंटिंग्स, ये सब क्या आते हैं हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के कैटेगरी में आते हैं. ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस आर अदर सिग्निफिकेंट सोर्सेज विच गिव्स अस फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द इवेंट्स ऑफ द कंसर्न पीरियड. यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो ओरिजिनली उस समय के, यानी कि मॉडर्न पीरियड की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो ऑर्डर जो निकाले थे या उनके जो डेक्लेरेशन लेटर्स हम कह सकते हैं, जो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस यानी कि डेक्लेरेशन लेटर्स जो उस समय जिस फॉर्म में थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. तो ये भी हमें मॉडर्न पीरियड की इंफॉर्मेशन देते हैं. ओके, दे गिव अस फर्स्ट हैंड नॉलेज, यानी कि जो उस समय एग्जैक्टली जो सिचुएशन थी उसके बारे में वो करेक्ट इंफॉर्मेशन और फर्स्ट हैंड नॉलेज देते हैं इन इवेंट्स के बारे में, जो भी वो पीरियड है. ओके, सो अभी हमने डिस्कस किया कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये है आपके प्राइमरी सोर्सेज. लेट्स मूव ऑन. नाउ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड लेटर्स. They are kept in libraries and archives. Archives means the place where historical documents are kept, or you can say they are preserved, okay, or stored, and are printed in different languages in different regions of the country. Okay, so ये जो न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, लेटर्स है, ओल्ड, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमें मिले हैं और डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री से मिले हैं. ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हियर. Now books, they gives us information about the achievements in the various fields of art, literature, science and technology. यानी कि जो बुक्स जो होती हैं वो किसी भी एम्परर या हम कह सकते हैं किसी भी किंग के बारे में या
जो भी गवर्नमेंट जो है मॉडर्न पीरियड में जो भी उस समय सिस्टम था, या फिर कोई हम कह सकते हैं कोई डायनेस्टी है या ब्रिटिश रूल ही हम कह दें, तो उसके बारे में जो भी ब्रिटिशर्स ने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका आर्ट लिटरेचर में या साइंस में, या जो जो भी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ उन्होंने इंडिया के लिए अडेप्ट की थी, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन बुक्स में मिलती है. ओके, एंड ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ पीरियड. यानी कि सोशल मीन्स उस समय सोसाइटी की सिचुएशन क्या थी, वुमेन की पोजीशन कैसी थी, ठीक है, और किस तरीके से सोसाइटी का डिवीजन किस बेसिस पे था. इकोनॉमिक मीन्स उस समय फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा था, ट्रेड बिजनेस किस फॉर्म में था. एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ अ पीरियड, यानी कि गवर्नमेंट कैसी थी, किंग का रूल कैसा था, या कोई ब्रिटिश रूल के समय अगर हम एग्जाम्पल ले तो उस समय पॉलिटिकल कंडीशन जो गवर्नमेंट है या उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो वे है वो किस तरह का था, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बुक्स में कंपाइल होती हैं. ओके, सो बुक्स भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं सोर्स है मॉडर्न पीरियड का. ओके, you can see this picture of a old book and this also. Now films, photographs and videotapes, they portray the lives of famous people and events. ओके, जैसे कि फिल्म्स हो गई, ओल्ड फिल्म्स, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं इंटरनेट पे, काफ़ी सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है, उनकी लाइफ को जो पोर्ट्रे करती है. ओके, अबाउट फेमस पीपल के बारे में होती हैं ये फिल्म्स, और वीडियो टेप्स हम कह सकते हैं, फोटोग्राफ्स भी आपको मिल जाएंगी ओल्ड, ठीक है, एंड इवेंट्स. These videotapes and films are available over the internet. इंटरनेट पे आपको easily available हो जाती है, easily available है इंटरनेट पे, and are known as digital archives. Digital मतलब क्या, digitally ये preserved है. ओके, इंटरनेट पे ये already uploaded है, तो ये digitally एक archives की तरह digitally stored है. ओके, सो ये हो गए आपके important primary sources. Let's move on. Now we have secondary sources. Okay. These include reports, reviews, articles and printed books based on primary sources. So children, primary sources जो हैं वो original documents है, और उन्हीं primary sources पे जो books लिखी जाती है या उनको एक you can say एक well mannered और एक systematic तरीके से जब उनको compile किया जाता है better form में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, secondary sources. Okay, foreign writers such as James Mill, Max Muller and Vincent Smith took keen interest in Indian culture and examined many ancient Indian texts. यानी कि कुछ फॉरेन राइटर्स जो हैं जैसे कि जेम्स मिल है, मैक्स मुलर, विंसेंट स्मिथ, इन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में इंटरेस्ट लिया और इंडियन कल्चर पे काफ़ी सारी बुक्स वगैरह लिखी हैं. ओके, जो उस समय का जो इंडियन कल्चर था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है. नाउ दीज टेक्स्ट हेल्प्स द ब्रिटिश टू अंडरस्टैंड द इंडियन ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड नॉर्म्स एंड रूल एफिशिएंटली. यानी कि ये जो टेक्स्ट है, इन्हीं टेक्स्ट ने क्या क्या ब्रिटिशर्स को हेल्प किया, वो इंडिया के कल्चर को समझ पाए, इंडियन लोगों के बारे में समझ पाए, इंडिया के ट्रेडिशन, इंडिया के कस्टम्स कैसे हैं, इंडिया के लोगों की क्या क्या वीकनेसेस है, वो भी इनको इन सारी टेक्स्ट से यू कैन से जानकारी मिली. ठीक है, और उन्होंने इन्हीं टेक्स्ट की हेल्प से उन्हें आइडिया आ गया और उन्होंने इन्हीं टेक्स्ट की बेसिस पे ही इंडिया को रूल किया एफिशिएंटली, क्योंकि उनको काफ़ी सारा पहले से ही इंडिया के बारे में इन किताबों से, इन बुक से इंफॉर्मेशन हो गई थी. These writers projected India as a backward country, okay, and British rule as a blessing in disguise for the India. So इन राइटर ने क्या किया, इंडिया को अपने बुक्स में इंडिया को एक बैकवर्ड कंट्री की तरह प्रोजेक्ट किया है और ब्रिटिश रूल को एज अ ब्लेसिंग माना है. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या होता है, डिस्गाइज मीन्स हिडन. ओके, तो यानी कि इनके कहने का ये मतलब है कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए इंडिया को भी नहीं पता था और एक तरीके से वो एक हिडन उनके लिए ब्लेसिंग थी. ओके, सो इन राइटर्स ने इंडिया को अपनी बुक्स में बैकवर्ड कंट्री प्रोजेक्ट किया है और ब्रिटिश रूल को एक ब्लेसिंग और एक बून, या हम कह सकते हैं वरदान बताया है इंडिया के लिए. ओके, हाउएवर द नेशनलिस्ट राइटर्स लाइक बंकिम चंद्र चैटर्जी, दादाभाई नारोजी, जवाहरलाल नेहरू एक्सपोज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, हाईलाइटिंग इंडियाज ग्लोरियस पास्ट. लेकिन जो हमारे इंडिया के राइटर्स है या जो नेशनलिस्ट राइटर्स यानी कि जो देशभक्त राइटर्स है, उन्होंने इंडिया की जो एक्चुअल इमेज जो थी, यानी कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल का इंडिया पर हुआ, उसके बारे में इन्होंने अपनी बुक्स में एक्चुअल सिचुएशन, जो रियल सिचुएशन जो हुई थी, जो नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल का इंडिया में था, उसको प्रोजेक्ट किया और इंडिया का जो ग्लोरियस पास्ट है, यानी कि इंडिया की हम कह सकते हैं जो उसकी क्वालिटीज़ है, उनको हाईलाइट किया. ओके, सो ये हैं आपके सेकेंडरी सोर्सेज.
Now children, now we have to discuss the difference between the primary and the secondary sources. Okay, so ये एक इमेज है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में हम कह सकते हैं क्या डिफरेंस है. ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है? प्राइमरी मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो जिस फॉर्म में मिले हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सोर्सेज. और सेकेंडरी सोर्सेज आप देख सकते हैं, ये बुक्स है इंग्लिश मैथमेटिक्स, और ये आपका सेकेंडरी सोर्सेज है. आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई फॉर एग्जाम्पल आप कोई मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले आप उसको रफ नोटबुक में सॉल्व करते हैं, तो आपका जो रफ काम है, रफ वर्क जो है, वो हो जाएगा आपका प्राइमरी सोर्सेज. और जब आप उन्हीं मैथमेटिकल जो आपके क्वेश्चन है उनको जब आप फेयर नोटबुक में कॉपी करते हैं तो जो फेयर नोटबुक वाला जो वर्क है वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी सोर्सेज. ओके, सो वॉट एवर जो भी हमारी ओल्ड बुक्स थी, ठीक है, उनको जब हमने एक यू कैन से एक रिफाइंड फॉर्म में, एक अच्छी क्वालिटी की बुक्स में जब उन्होंने चेंज किया, ऑथर्स ने एक अच्छा उसको फॉर्म दिया, तो उसको वो चेंज होके क्या हो गया? सेकेंडरी सोर्सेज. ओके, प्राइमरी सोर्सेज को आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कह सकते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज को आप सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन कह सकते हैं. जो ओरिजिनल जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको उन्होंने एक तरीके से रिफाइन करके और एक अच्छे वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है. ओके, so I hope the chapter is clear to you. I will meet you in the next video. So children, thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. Your likes will encourage me to make more videos for you. Okay, so I will meet you in the next interesting video. Till then, bye, take care.